नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में आज बात राजनीति की माया की। राजनीति कब कैसे बदल जाए इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा कठिन होता है। उत्तर प्रदेश में हुए पिछले कुछ चुनाव ये बताते हैं कि राजनीति के जाति वाले दाव अब कमजोर पड़ने लगे हैं। जनता समझदार हो रही है और काम के आधार पर आकलन करना भी सीख रही है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल अपनी उसी तिकड़म को धार देने में लगे हैं जिन तिकड़मों ने उन्हें कभी सत्ता तक पहुंचाया था। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी में पिछले दिनों ब्राह्मण हितैषी दिखाने की एक होड़ लगी थी। भगवान परशुराम की ज्यादा बड़ी प्रतिमा कौन लगवाएगा, इस पर जुबानी युद्ध हुआ। लेकिन अब माया उस तरफ चल पड़ी है जहां सपा की नजर पहले से है। मायावती को पिछले कई दिनों से दलितों और ब्राह्मणों के खिलाफ होते अत्याचार तो दिख रहे थे, लेकिन अब उन्हें मुस्लिम भी प्रताड़ित दिखने लगे हैं। वो आरोप लगा रही हैं कि मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। तो सवाल यही है कि क्या अब जाति और धर्म के सहारे अगले चुनाव में उतरना चाहती हैं मायावती, और सपा और बीएसपी की इस होड़ में जीतेगा कौन? चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में अभी ब्राह्मण वोट बैंक की राजनीति पर ब्रेक भी नहीं लगा था और मायावती नए मुद्दे के साथ मैदान में उतर आई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो ट्वीट करके लिखा वो दिखाएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि मायावती नए समीकरण को साधने की कोशिश कर रही हैं। मायावती ने ट्वीट में लिखा है कि सपा सरकार में जैसे ब्राह्मणों और दलितों का चुन चुनकर उत्पीड़न किया गया था, तो अब वैसे ही वर्तमान बीजेपी सरकार में भी इनके साथ साथ मुसलमानों का भी काफी उत्पीड़न किया जा रहा है। इनको जबरन गलत मामलों में फंसाया जा रहा है, जो अति दुखद है। सरकार के साथ समाजवादी पार्टी पर निशाना और खुद को ब्राह्मणों और दलितों का हितैषी बताना, ये तो पुराना है। लेकिन माया इससे एक कदम और आगे बढ़ी और मुस्लिम कार्ड खेल दिया। आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में मुस्लिमों को जबरन गलत मामलों में फंसाया जा रहा है। माया के सियासी स्ट्रोक पर विरोधी दलों ने निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि मायावती खोते जनाधार से परेशान है, तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि जनता को सपा के काम याद हैं। दलितों के मकान कब्जे किए जा रहे हैं, पिछड़ों के घर तोड़े जा रहे हैं, तब बहन मायावती जी का अघोषित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हो गई। खोता हुआ जनाधार और विश्वास आज मायावती को चिंता सता है। आज भी उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को याद करती है कि हाँ, सच में जितना काम समाजवादियों ने किया था किसी ने नहीं किया था। समाजवादी लोग जो हिंदुस्तान के संविधान में सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत ईमानदारी से मान के चलते हैं। और जब सरकार की बात आती है, जब गवर्नेंस की बात आती है, सिर्फ एक किताब को पहचानते हैं, वो किताब हिंदुस्तान का संविधान है। मायावती बीजेपी पर निशाना साधने के लिए वाया एसपी आई हैं, लेकिन बीजेपी ने उन पर प्रहार सीधा किया। बीजेपी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अब जाति धर्म की सियासत नहीं चलेगी। कि जो लोग आतंकवादियों का आज तक धर्म नहीं खोज पाए, अब वो अपराधियों का धर्म खोज करके जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें यह जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की बुद्धिमान जनता ने 2014, 17 और 19 के चुनाव में यह साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब जाति, पंथ, मजहब, धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली है। सियासी बयान अपनी जगह, लेकिन सियासत में स्टैंड लेने के मायने बड़े होते हैं। माया पहले ब्राह्मण दलित और दलित मुस्लिम के समीकरण पर काम कर चुकी हैं, लेकिन इस बार वो बीडीएम यानी ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम फैक्टर के सहारे आगे बढ़ना चाहती हैं। सवाल यही है कि क्या ये दांव कारगर होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेजर आशीष चतुर्वेदी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इस वक्त गंगाराम अंबेडकर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप दलित चिंतक हैं। बहुत बहुत स्वागत अंबेडकर साहब आपका। और हाजी हसन साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत हसन साहब आपका। सबसे पहले हाजी हसन साहब,
आप तो ये पहले से कहते रहे हैं कि सरकार में मुस्लिम जो लोग हैं उनके खिलाफ जबरन कार्रवाई हो रही है, लेकिन मायावती का ये अचानक स्टैंड बहुत दिनों के बाद दिखा है। आपको लग रहा है कि अब चूंकि चुनाव धीरे धीरे करीब आएंगे तो उसी तरफ मुड़ रहे हैं, आप लोगों को वोट बैंक समझा जा रहा है? देखिए, ये वही मायावती जी हैं जो ठीक इलेक्शन के बाद आई थी और इन्होंने बाकायदा पीसी करके कहा था कि मुस्लिम समाज का एक तरफा वोटिंग कर देने की वजह से हमें भारी भरकम हार का सामना करना पड़ा जी। तो ये तो पहले ही मुसलमान किनारे कर चुकी हैं। और रही बात ये कि जब सारी दुनिया बोल रही थी, सब कह रहे थे, अब उनको ये याद आया कि मुसलमानों के साथ भी अत्याचार हो रहा है प्रदेश में या देश में, तो बहुत देर कर दी उन्होंने। ये तो बार बार जब भी दिखी सरकार के फेवर में ही दिखी थी। और शायद इनके, ये तो दलितों की बात भी नहीं कर रही थी। अगर दलितों की कोई आवाज उठा रहा था, दलित बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा था, तो भी इनको बुरा लग रहा था। तो इलेक्शन आते हैं तो जाहिर सी बात है, कहा जाता है कि बरसात आते ही ये चारों तरफ से आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। तो अब तो ऐसा देखने को मिलेगा ही, और सभी पार्टियां अपना अपना ढिढोरा लेके अब सबको अत्याचार भी दिखाई देगा, परेशानियां भी दिखाई देंगी, सब कुछ दिखाई देगा। तो ये तो हमारे देश का, प्रदेश का दुर्भाग्य है कि चुनाव के वक्त में ही सारी परेशानियां, मुसीबतें याद आती हैं, उसके बाद सब भूल जाते। गंगाराम अंबेडकर साहब, ये चुनाव का असर है कि सारी चीजें अब आपको दिखाई देने लगी हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जीव न्यूज का मैं आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर आपने डिबेट बैठाई है। जहां तक उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने में करीब 22 महीने का समय शेष है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुस्लिम और दलित समाज के साथ जो शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं, उनके ऊपर लगातार जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार हो रहा है। और जो मुस्लिम समाज के जो खास ओहदेदार लोग थे, जब उनकी मजहबी आज़ादी पर कुठाराघात होने लगा, तो जब वो अपनी आवाज़ उठाते हैं तो किसी को एनएसए में बंद किया जा रहा है, किसी को गैंगस्टर में बंद किया जा रहा है। अनुसूचित जात की बस्तियों पर लगातार तांडव जारी है। अभी आजमगढ़ में तरवा थाना क्षेत्र के बांस गांव प्रधान की हत्या हुई और उसमें तमाम सामाजिक संगठनों ने आवाज़ उठाई, लेकिन आवाज़ उठाने वाले जो न्याय मांगने वाले लोग थे, तो 80 लोगों को नामजद और 600 लोगों को, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस रात में जाकर के अनुसूचित जात की बस्तियों में 200 से ज़्यादा मोटरसाइकिलों को जब्त किया है। कैसे बेचारे वो मोटरसाइकिलों का इंतजाम किया होगा। रात में इस तरह पुलिस दबिश दे रही जैसे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। तो सरकार का जो ये रवैया है, एक तरह से लोकतंत्र को हाईजैक कर रहा है। और क्योंकि सरकार लगातार किसी की रहती नहीं है, जो जैसा बोता है उसको उसी तरह काटने को मिलता है। तो हालांकि मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर वो इस मुद्दे पर कानून व्यवस्था के साथ साथ जो जात विशेष और मजहब विशेष के लोगों का शोषण, उत्पीड़न हो रहा है, सरकारी शोषण उनका हो रहा है, उनके ऊपर जुल्म जाति बढ़ रही है, इस पर अंकुश लगाने का काम करें। और जहाँ तक बहन मायावती जी ने जो बयान दिया है, तो कोई चुनावी स्टंट नहीं है। ये तो इस वक्त में जो 100% जो समाज में दिख रहा है, वही बात उन्होंने ट्वीट करके बताई है। तो जहाँ तक मुस्लिम समाज के जो तमाम हमारे खास जिम्मेवार लोग हैं, तो ये हमें लगता है कि धैर्य, सब्र, संयम के साथ मिल करके ये वक्त, क्योंकि संक्रमण का वक्त है, वो वक्त नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहेगा, लेकिन इसमें बड़ा धैर्य एवं सब्र, संयम के साथ काम लेने की जरूरत है। नहीं, वो तो धैर्य और संयम के साथ काम ले रहे हैं, लेकिन मायावती जी जो लिखती हैं, अपने ट्विटर के जरिए लिखती हैं, बहुत वार्ता वो करती नहीं पत्रकारों के साथ, लेकिन एक बात है कि वो बहुत सोच समझ कर लिखती हैं। अब अगर ये हो रहा है जो आप बता रहे हैं, तो ये कोई आज से शुरू थोड़ी हुआ, क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ बैठे हैं, हाजी हसन अहमद साहब, वो तो कह रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार आई तब से दिक्कतें बढ़ गई। ये अचानक नजर आ गया मायावती जी को? मेरा सवाल आपसे ये था, या दिखाई दे रहा था, अब तक बोली नहीं वो? देखिए, हम तमाम सामाजिक संगठनों के लोगों ने बराबर अपील किया बहन जी से कि बहन जी, अगर बहुजन समाज बनाओ की ट्रैक पर वापस आती है, तो उत्तर प्रदेश के इन्हीं आवाम ने, इसी समाज ने उनको 4 बार उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया।
लेकिन बहन मायावती जी जो ट्रैक उनका जो दिशा विहीन हो रहा था, तो शायद मुझे लगता है कि वो अपने पुराने ट्रैक पर वापस आ रही हैं। ठीक। और यही उनका ट्रैक है जो उनको ताकतवर और इस उत्तर प्रदेश का सीएम 5वीं बार बना सकता है। ठीक है मनीष शुक्ला जी, ये जो ट्रैक छोड़ दिया मायावती ने, अब ट्रैक पर लौट कर वापस आ रही हैं, और ये भी अपील पर, या ये कहिए कि एक तरह से प्रेशर उनके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बनाया। वैसे प्रेशर मायावती काम करती नहीं है, लेकिन फिर भी अब ये कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा थोड़ा बहुत इनकी बात भी। क्या आपको लगता है कि ये चुनावी एक तरह से तरीका है कि पहले दलितों की बात, फिर दलित प्लस ब्राह्मण जोड़े गए, अब ब्राह्मणों के साथ मुस्लिम कार्ड भी है? देखिए राम मोहन जी, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास को अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाया है। और उत्तर प्रदेश में जो जातिवादी राजनीति समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उसको ठुकरा दिया है। 2014, 2017, 2019 का चुनाव उसका ज्वलंत उदाहरण है। 2019 के चुनाव में 50% से ऊपर वोट जब भारतीय जनता पार्टी को मिला तो ये जातिवादी दलों को लग गया कि जाति के बंधन उत्तर प्रदेश में टूट गए हैं। क्योंकि 50 से ऊपर जब कोई वोट पाता है इसका मतलब सभी जातियों धर्मों को वोट पाता है, तब उससे ऊपर जाता है। देखिए ये जाति और धर्म के आधार पर प्रदेश को बांटने का ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का पुराना तरीका है। बहुत सेलेक्टिव बातें आपके पैनल पर बैठे लोगों ने भी की और मायावती जी ने भी की। मैं 2-3 एग्जाम्पल देना चाहता हूं। अभी एक साथी हैं, उन्होंने आजमगढ़ के तरवा की बात तो याद दिलाई, जहां जिसने वारदात की थी, जिसने हत्या की थी, उसकी गिरफ्तारी हो गई थी। लेकिन जौनपुर के भदेनी की बात नहीं की, जहां अल्पसंख्यक वर्ग के दबंगों ने अनुसूचित जात के लोगों को घर जला दिया था, जिसकी ढेर सारी वीडियो चली थी, जिसपे हमारी सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एनएसए लगाया। अभी लखीमपुर में एक लड़की को लव जिहाद में फंसाकर उसकी हत्या कर दी जाती है, उसपे ना मायावती जी बोली ना अम्बेडकर जी बोले। तो ये जो सेलेक्टिव बातें हैं, ये बात उत्तर प्रदेश समझता है। अभी कुछ दिन पहले मायावती जी ने कहा कि ब्राह्मण के घर ब्राह्मण जाएगा, राजपूत के घर राजपूत जाएगा, पिछड़ों के घर पिछड़ो जाएगा और मुसलमानों के घर मुसलमान जाएगा। देखिए एक बहुत तरीके से बहुसंख्यक वर्ग को बांटने की कोशिश की जाती है। ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला, एससी, ओबीसी की बात तो होती है, लेकिन कभी इन्होंने, मायावती जी ने या तमाम जो लोग हैं, अखिलेश यादव ने कभी नहीं कहा कि सिया की क्या समस्या है, सुन्नी की क्या समस्या है, तमाम फिरकों की क्या समस्याएं हैं। उस धर्म में जो तमाम असमानताएं हैं जातियों में, वहां जो फर्क है, उनके यहाँ जो आपस में क्लेश है, उसकी बात नहीं करते हैं। तो ये बहुत तरीके से बांटने, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश अब विकास की नीति पे चलने वाला है। हसन साहब कुछ आपकी बात पे कहना चाहते हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं मेजर आशीष चतुर्वेदी जी आपको इन करना चाहता हूं। आशीष जी, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि जितने भी मायावती के आप ट्वीट देखेंगे उसमें शुरुआत एसपी से होती है, उनका मकसद यह है कि बीजेपी को घेरना है, भाई विरोधी दल हैं तो घेरिए, लेकिन उनकी शुरुआत यहीं से होती है कि जैसा एसपी के जमाने में ब्राह्मणों और दलितों का उत्पीड़न होता था, जैसा एसपी के जमानों में मुस्लिम लोगों के साथ अत्याचार हुआ, तो ये जो जैसा एसपी है अभी तक आपका जो अभी हाल में गठबंधन टूटा, ये उसका असर है, या फिर उन्हें दिखता है कि अगर यूपी में बीजेपी से टकराना है तो कम से कम एसपी को पीछे छोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो सफल हो पाएंगे? देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 है वो बहुत क्लियरली बताता है कि किसी भी तरीके का कास्ट या रिलीजन बेस्ड बायस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से लोगों को धर्म या जाति के आधार पे नहीं बांटना चाहिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहना है। लेकिन हमारे यहाँ राजनीति कुछ इस तरीके की है कि डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी उसको काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसका, डिवाइड एंड रूल का, और वही आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक मायावती जी का सवाल है, वो तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर ही रही हैं। अगर उनको इतनी ही परेशानी है कि ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहे हैं, दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं या मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं, जैसा कि अचानक उनको दिखा है, पहले नहीं दिखा है, तो क्यों वो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जो है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रही हैं? समर्थन वापस ले लें, या जब केंद्र में वो समर्थन की घोषणा करती हैं किसी मुद्दे पे तो क्यों कर रही हैं? उनको नहीं करना चाहिए, उनको तब ये बात उठानी चाहिए, क्योंकि आप ऐसे जो समुदाय हैं उनका आप शोषण कर रहे हैं, तो मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगी, लेकिन वहां तो वो सपोर्ट कर रही हैं।
यहाँ पे अगर आप देखें तो उनकी जो डूबती हुई नाव है उसको किसी तरह उभारने की एक प्रयास बसपा द्वारा हो रहा है। लेकिन जैसा कि सभी ने कहा कि वोटर आज बहुत जागरूक है, और वोटर जागरूक है उसका नतीजा है हमने कुछ मोदी जी के और योगी जी के यूट्यूब पे वीडियोस देखे जिसमें कि डिसलाइक यानी नापसंद ज्यादा हो गए, क्योंकि अब वोटर जो है वो वाकई में जागरूक है। तो जो वो भटक गया था कुछ धर्म और जाति के आधार पे पिछले कुछ चुनाव में, अब वो विकास पे वोट करेगा, अब वो धर्म पे वोट नहीं करेगा। मनीष शुक्ला जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक तो राजस्थान में बीएसपी कांग्रेस के साथ थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ थी, एक तथ्यात्मक गलत बात कर रहे थे। और दूसरी बात 2019 में जब मायावती जी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़नी तो 2012 से 17 के बीच जो अखिलेश यादव ने पाप किया था उसकी भागीदार मायावती जी हो चुकी है 19 में, जब बात हो गई। ठीक है वीरेंद्र सिंह जी, कांग्रेस कहां अपने आप अरे महाराज आपने तो पीडीपी के साथ भी बना लिया ना, वो तो पाकिस्तान के समर्थक है मनीष जी। आपकी भारतीय जनता पार्टी ने तो पीडीपी के साथ भी गठबंधन कर लिया था। ठीक है वीरेंद्र सिंह जी की, आपको भूलना वीरेंद्र सिंह जी की बात आने दीजिए, झांक के देख के फिर बोलना चाहिए। ठीक, वीरेंद्र सिंह जी, कांग्रेस अपने आप को कहां पाती है? 19 में आपने चुनाव लड़ा था, ये फैक्ट है। जम्मू कश्मीर की चर्चा होगी तो उस पर भी मैं जवाब दूंगा। जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है जी, सामाजिक परिवर्तन की पृष्ठभूमि पर इस पार्टी को बनाया गया था। तमाम दलितों के मसीहा ने, चाहे ज्योतिबा फूले हो, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, इन लोगों ने दलित उत्पीड़न और उनके सामाजिक उत्थान के लिए संविधान में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने व्यवस्था की कि इक्वलिटी का अधिकार दिया, उस समानता के अधिकार की लड़ाई जी उस समय तक सही रास्ते पे चल रही थी जब तक मान्यवर काशीराम इस लड़ाई की बागडोर थामे हुए थे। लेकिन जब से बहन मायावती जी के हाथों में इस बहुजन समाज की बागडोर आई है, ये विषयांतर हो गई, इसके माने बदल गए। जब जब इनको आवश्यकता पड़ी तब तब इन्होंने तिलक तराजू और तलवार की बात कही, जब इनको आवश्यकता नहीं पड़ी तब इन्होंने हाथी नहीं गणेश है और ब्रह्मा विष्णु महेश है, और काम निकल जाने के बाद फिर पुराने राग पर लौट आती हैं। तो मैं इस बात पे न जा करके मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान के तहत लोकतांत्रिक मूल्यों को हमेशा कायम रखा है और उन मूल्यों के प्रति हमेशा जागरूक रही है। चाहे हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बने, चाहे उत्तर प्रदेश में आज तक सरकार हमारी नहीं बनी, हिंदू मुसलमान धर्म की लड़ाई को हमने कभी प्राथमिकता नहीं दी, और हम गांधीवादी लोग हैं और गांधी जी के सिद्धांतों पर समाजवाद को प्राथमिकता देते हुए इस देश के उत्थान और विकास की बात हम लोगों ने किया है। और जहां तक देश की जनता है, प्रदेश की जनता है, वो जागरूक हो गई है। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि अब जाति की बात, धर्म की बात कोई सुनने वाला नहीं है, वो देखेगा कि उसके हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है, संविधान की रक्षा किसने की इतने सालों तक, और किसने समाज में एक ऐसी व्यवस्था कायम की जिससे कि समाज के तमाम लोग ठीक तरीके से रह करके अपना भरण पोषण, अपना जीवन यापन कर। वीरेंद्र जी, जब से भारतीय उम्मीद में रहना कोई गलत बात नहीं है किसी भी राजनीतिक दल की, जाति, लेकिन सवाल यह है करके जाति की बात कि जो उम्मीद है उसके साथ भी परिश्रम किया जाता है। आप अगर इसके सहारे उत्तर प्रदेश में बैठे रहें कि सारे दलों को देख लिया, अब हम हमारे दल को वापस देखेगी, ये जनता तय करेगी कि किसने बहुत ज्यादा विकास किया, तो इस पैमाने के आधार पर तो आपको थोड़ा और वेट बढ़ जाएगा, आपका थोड़ा और इंतजार आपका बढ़ जाएगा, परिश्रम आपको बढ़ाना पड़ेगा, पराकाष्ठा तक ले जाना पड़ेगा अगर आपको इस रेस में शामिल होना है। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। ब्रेक के बाद हाजी हसन अहमद साहब जो रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं मनीष शुक्ला को, उनकी तरफ हम चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक। हाजी हसन अहमद साहब, प्रश्न आपसे है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा था, आपको याद होगा, कि
मुसलमानों को वोट बैंक समझा गया। सबका साथ, सबका विकास और फिर सबका विश्वास। अब सबका विश्वास आप लोगों के अंदर कितना पैदा हुआ ये आप लोग बेहतर बताएंगे, लेकिन जो मूल सवाल है वो यही है कि अभी भी वो जो ट्रीटमेंट है वोट बैंक वाला वो जारी है, उससे पीछे नहीं हट रहा है राजनीतिक दल। बिल्कुल। देखिए, अभी अभी जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने, बड़ी उम्मीदें थी हम लोगों को भी कि जब प्रधानमंत्री ने कहा तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमें चाहिए, और अब एक नई राजनीति शुरू होगी। लगता ऐसे ही था कि जब प्रधानमंत्री कह रहे थे कि एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान दिखेगा, लेकिन अफसोस होता है कि एक लंबा पीरियड चला गया, कितने मदरसों को ग्रांट मिली, कितने मदरसों में कंप्यूटर सिस्टम आए, कितने मदरसों को हालात बदली, देखने में ग्राउंड पे जीरो ही है। हो सकता कागजों में हो, लेकिन देखने में तो हम लोगों के नहीं आए। रही बात कि जैसे कि मायावती जी अभी कह रही हैं, कुछ दिन पहले रो रही थी इलेक्शन होने के बाद कि एक के लोगों ने एक साथ, कि मैंने पहले भी कहा था, खैर ये उनकी अपनी मर्जी, आज उनको दर्द हो रहा है। तो हमारे भाजपा के प्रवक्ता जो मनीष जी हैं वो कह रहे थे कि भाई मुसलमानों की मूल समस्याएं शियों की क्या हैं, सुन्नियों की क्या हैं। सर अब तो और डिवाइड ना करो, सरकार आपकी है, 3 साल से ज्यादा हो गया। शियों का एजुकेशन लेवल क्या है, सुन्नियों का क्या है, सूफियों का क्या है, फौजाओं का क्या है, बौरियों का क्या है। जहां हमारे प्रधानमंत्री जी जाके मातम पढ़ते हैं, मजलिस पढ़ते हैं, उनका क्या हुआ? सर कुछ किया आपने, कुछ बता दिए, हम लोगों को भी पता चल जाए कि हम कहां ले गए, किस समाज के लिए क्या किया आपने। सिर्फ और सिर्फ जबानी जमा खर्च। इलेक्शन करीब आते हैं तो सबकी याद आ जाती है। सिर्फ डिवाइड एंड रूल, किस तरह से भारतीय संविधान को बर्बाद किया जाए, ये बात होने लगती है। जब हमारा संविधान हमें जाति और धर्म की राजनीति करने की इजाजत नहीं देता, तो हम बैठ के उसको पारा पारा करने लगते हैं, उसमें से शोषण निकालने लगते हैं कि अच्छा ये किया, ये कहा उन्होंने, तो इनके बारे में क्या जानती है। आप जवाब दीजिए, सत्ता में आप है, सरकार में आप है, क्या किया आपने? मनीष शुक्ला जी, क्या एजुकेशन लेवल? देखिए, बहुत कितने लोगों को अच्छी बात कहा हाजी हसन साहब ने, बड़ी अच्छी बातें कही। हमारा भी यही कहना था कि ये जो राजनीति है धर्म और जाति की, वो बंद होनी चाहिए, और जो 50% से ज्यादा वोट पाता है उसको जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं मिलता है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ हाजी साहब कि कोई योजना भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी नहीं लॉन्च की जिसमें केवल बहुसंख्यक वर्ग को दिया गया। अगर आवास दिया गया तो सबको दिया गया, शौचालय दिया गया तो सबको दिया गया, गैस दिया गया तो सबको दिया गया, खाता खोला गया तो सबको खोला गया। हाँ, एक बात जरूर है कि हम तुष्टीकरण नहीं करेंगे, हम जाति और धर्म के आधार पे अपराध और आतंकवादियों को में विभेद नहीं करेंगे, हम सबके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और हमको वोट बैंक के लालच में हम कतई ये नहीं कहने वाले हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का, जैसा कांग्रेस ने कहा, ऐसा नहीं कर सकते। जैसा समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमारी बेटी उसका कल ये मुसलमानों के लिए आने वाली है, ये हम नहीं कर सकते। हम सबके लिए, देश में जो संविधान की बात अगर है और संविधान में अगर सबको समान माना गया है, तो उस आधार पे हमने सारी योजनाएं लॉन्च की, सारी जो पॉलिसीज है वो हमने बनाई है। और एक बात लागू करवा दीजिए, आप तो मर्यादा मत तोड़िए, आपका अवसर था, आपने बोला समय मांग लीजिएगा, राम मोहन जी दे देंगे। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, 2019 में जब मायावती जी और अखिलेश जी साथ आए थे, तो मायावती जी का अब ये कहना कि अखिलेश जी के समय में दलितों का और ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ था, अब उस पाप से वो भी नहीं बच सकती, क्योंकि उसको देखने के बावजूद वो साथ खड़ी हुई थी। और सहारनपुर की एक सभा में याद दिलाना चाहता हूँ, लोकसभा के चुनाव के दौरान जब अखिलेश यादव मंच पे खड़े थे और मायावती जी कह रही थी कि मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ, वोट बटने न पाए, ये नारा लगा रही थी मायावती जी, और अखिलेश जी बगलगीर थे। तो ये जो आपस का जो सामंजस्य है, तो उसमें उनके जो यश है, जो अपयश है, मायावती जी आपको ऊपर भी चस्पा है, अब आप उससे बच नहीं सकती। जिस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ था अखिलेश जी के समय में, जो आंकड़े कहते हैं, उसका भी आपको परिणाम आपको मिलेगा भी, और आगे भी।
अंबेडकर साहब तो इसी को कह रहे थे कि ट्रैक से मायावती हट गई थी और आप लोग अब चाह रहे हैं कि वो वापस उसी ट्रैक पे आ जाएं, फिर से ब्राह्मणों को वो जैसा दावा करती हैं कि उनकी सरकार में बड़ा उन्हें रेपुटेशन मिला, बड़ा उन्हें मंत्रालय दिए गए, उनकी इज्जत बढ़ाई गई, अब वापस उसी ट्रैक पर लौट के आएंगे? देखिए, जो राजनीतिक दल कह रहे हैं कि हम लोग जात की राजनीति नहीं करते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अनुसूचित जात के लोगों को रिजर्व सीटों के अलावा क्या वो जनरल सीटों से भी टिकट देते हैं? या जो लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो 2017 में कितने मुसलमानों को उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में टिकट दिए हैं? जो लोग कहते हैं कि हम सब के उन्नति के बारे में सोचते हैं, तो आज बड़े पैमाने में अनुसूचित जात के लोगों के ऊपर जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार क्यों हो रहा है? उनके हत्याएं भी हो रही है, उनके समाज के लोगों के बेकसूर नौजवानों को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। जहां तक सवाल है कि उत्तर प्रदेश जवाब देगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश 2022 के मार्च महीने में जरूर जवाब देगा कि जो लोग जाति देख देख के काम कर रहे हैं, जाति देख देख के शोषण कर रहे हैं, मजहब देख देख करके शोषण कर रहे हैं। एक तरफ जब शादी विवाह में 50 लोगों को शामिल होने के कलेक्टर साहब अनुमति दे सकते हैं, तो मुहर्रम में 50 लोगों को करबला में मजलिस करने की अनुमति क्यों नहीं मिल पाई? बड़े पैमाने में मुस्लिम समाज के लोगों ने अनुमति मांगने की कोशिश किया, लेकिन सरकार ने अनुमति नहीं दिया। कुछ लोग तो रात में अपने ताजिए ठंडे कर दिए, कुछ लोगों ने घर से निकले ही नहीं। तो मुझे लगता है कि एक तरफ सामाजिक आज़ादी, मजहबी आज़ादी और इस देश में बोलने की आज़ादी भी सरकार छीन रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये देश आज़ाद है। 1947 के बाद मानवीय मूल्यों की रक्षा करने के लिए देश आज़ाद है जी। सबको अपनी बात रखने का पूरा आज़ादी है, अपनी आवाज़ उठाने का, सरकार से सवाल पूछने की आज़ादी है। लेकिन सरकार इस तरह नहीं कर सकती है कि डॉक्टर अयूब अगर पूछने लगे तो आप उनको एनएसए में बंद कर देंगे, अगर डॉक्टर कफील कुछ कर दें तो उनको आप उठा करके जेल में डाल दें। आजम खां क्योंकि आपकी विरोधी पार्टी के आदमी हैं तो उनको सैकड़ों मुकदमों का आप मुलजिम बना दें। तो गंगाराम अंबेडकर साहब, सरकार जाति और मजहब देख देख तो आप ये कहना चाहते हैं कि आजम खान भी उन्हीं पीड़ितों की लिस्ट में है, जिसका जवाब उत्तर चूंकि मुस्लिम है 2022 में। अंबेडकर साहब, मुस्लिम है इसलिए आजम खान आपके लिए पीड़ित हैं, ये मायावती से भी कहलवा दीजिए, या आप ही कह रहे हैं जी? मायावती जी कहेंगे कि आजम खान पीड़ित हैं? बहन मायावती जी की हुकूमत में मैं भी शामिल था जी। बहन मायावती जी की सरकार में मैं भी सरकार का हिस्सा था, लेकिन उस समय जाति मजहब देख करके काम नहीं किया गया। अपराधी की कोई जात नहीं देखी गई। अगर अनुसूचित जात का व्यक्ति अपराध में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी सजा देने का काम किया गया। और जहां तक आवाज उठाने की बात, अभी हमारे प्रवक्ता मनीष नहीं, अब इसमें मैं ये पूछ रहा था आपसे आजम खान के मामले में, क्योंकि आप उन्हें भी उसी लिस्ट में लेकर आ रहे हैं। अनुसूचित जात के लोगों के ऊपर उत्पीड़न हुआ, उनके तो बेटे के 2 बर्थ सर्टिफिकेट का मामला है। आगरा में अनुसूचित जात के लोगों 3 लोगों की हत्या हुई। हमें पता चला कि उसमें 2 लोग अनुसूचित जात के लोग उस अपराध में शामिल हैं, लेकिन हमने उसमें भी प्रशासन पर दबाव बनाने का काम किया कि जो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो अनुसूचित जात का ही आदमी क्यों ना, जिसने कानून को हाथ में लिया है उसको सजा मिलनी चाहिए। यही तो भारत का संविधान कहता है, यही देश का हमारा संविधान कहता है, यही मानवता कहती है कि यहाँ पर जाति और मजहब देख करके कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो यही तो सवाल है, बात को देख करके काम। आप घटनाएं तो गिनाते हैं सरकार करने में विफल, लेकिन घटनाओं के बाद ये नहीं गिनाते कि इस वाली घटना में कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं पे दलित की हत्या हुई, कहीं दलित के साथ छेड़छाड़ हुई, बच्ची के साथ कोई गलत काम हुआ, उसके बाद रायबरेली के क्या गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं? थाना क्षेत्र में पुलिस ये कह रही है कि चूंकि ये दलित हैं इसलिए कार्रवाई मत करो। ये मसला है या फिर आपको घटनाओं पे ही आपत्ति है? दोनों बातों में अंतर है। अगर सरकार किसी को रोक रही है इस आधार पे कि वो किस जाति का है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, तो दूसरा मसला है। नहीं, जब कहीं ना कहीं से पीड़ित को न्याय मिलता नहीं नजर आता है जी, तो उस पर अंडर प्रेशर बनाने के लिए तो कहीं ना कहीं हमको आवाज उठानी पड़ेगी। लालगंज थाना क्षेत्र में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई। हालांकि फौरी तरीके पर एसपी साहब ने एक इंस्पेक्टर और 2 एसआई को सस्पेंड किया,
लेकिन जब पुलिस की कस्टडी में उनके 3rd डिग्री के उत्पीड़न से जब उसकी मृत्यु हुई है तो उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन आज तक उन पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने उस दलित युवक की पिटाई की, आज तक हत्या का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। अभी टेलीविजन की आपकी स्क्रीन में मैं देख रहा हूं कि श्रावस्ती और बहराइच में भी पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई। तो इस तरह पुलिस से लोगों का इकबाल समाप्त हो रहा है। पुलिस पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू है। मनीष शुक्ला इसे रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर मैं मेजर आशीष चतुर्वेदी के पास चलूंगा। छोटी छोटी बातें कहना चाहता हूँ। देखिए, एक तो अम्बेडकर जी को जौनपुर भदेनी नहीं याद आया, अभी तक नए भदोही चले गए। ये भदेनी में जो हुआ, लखीमपुर में जो हुआ, इनको नहीं याद आएगा। और अगर आप सरकार के अंग थे तो उत्तर प्रदेश में जब आपकी सरकार थी, पुलिस कस्टडी में जो मौत हो रही याद है, जेलों में जो मौत हुई थी सीएमओ की याद है क्या गंगाराम साहब? आपके समय में 22 मंत्री के ऊपर लोकपाल की शिकायतें थी और भ्रष्टाचार के आरोप थे, याद है क्या? लखनऊ की सड़कों पे जो सीएमओ मारे गए तो याद है क्या आपको? एक आईएएस ने आत्महत्या कर ली थी बटलर पैलेस में आपके मुख्यमंत्री के दबाव में, याद है क्या? एक पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर की हत्या इसलिए हो गई थी कि आपके विधायक ने इसलिए कर दी थी कि मायावती जी को गिफ्ट देना था, याद है आपको क्या? पुरुषोत्तम द्विवेदी से लेके और लखीमपुर में थाने की घटना याद है जिसमें एक दलित महिला को ही रेप करके नीम के पेड़ में टांग दिया गया था, हमको याद है। और जो सेलेक्टिव बातें आप लोग करते हैं, इसीलिए आप लोग की ये गति हो रही है। सेलेक्टिव बातें करना बंद कर दीजिए। देश की जनता बहुत समझदार है और बाबा साहब का नाम लेके बाबा साहब के संविधान का मखौल मत उड़ाइए। ठीक है, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी। माननीय शुक्ला जी ने जिन जिन मुद्दों को, जिन जिन केस के बारे में गिनती गिनाई है, पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी ने कानून को हाथ में लिया, तत्काल उनको जेल भेजा गया। उमाकांत यादव जी ने एक कमजोर व्यक्ति की जमीन पर कब्जा किया, उसको मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार कराया गया। जमुना प्रसाद निषाद के जमाने में मंत्री रहते, उनको सस्पेंड किया गया और तत्काल उनको जेल भेजा गया। ऐसा नहीं है। पुलिस का इकबाल बरकरार रखने के लिए जब शासक अपने ही व्यक्तियों एक सेकंड, अब मेजर साहब की बारी है, चलाता है, तब जो है मेजर आशीष चतुर्वेदी, मनोबल गिरता है और अपराध करने की कोई जरूरत नहीं उठा पाता है। ठीक, आशीष जी, ये बीएसपी, मैंने शुरू में कहा कि माइलेज लेने की कोशिश कर रही है, एसपी के बरक्स आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। आपने परशुराम की मूर्ति लगाने की बात की, वो मायावती ने तुरंत पत्रकारों को बुलाया, उन्होंने कहा कि हम उससे ऊंची मूर्ति लगाएंगे। अब ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम जो हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो उनको लेकर भी गंगाराम अंबेडकर साहब आजम खान को भी पीड़ित बता रहे हैं। आपके विरोधी दल के नेता हैं, लेकिन आपके नेता के प्रति उनकी सहानुभूति है। आशीष जी, अपने विचार रखने का जो आज़ादी है, अपने विचार रखने की आज़ादी भारत का संविधान सभी को देता है। जो भी उनके विचार हैं, वो हर व्यक्ति को आज़ादी है कि वो अपने विचार जो है किसी भी पटल पे रखे। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि अब इतनी ज़्यादा नाव डूब चुकी है कि अब उसका कुछ हो नहीं पाएगा। वो बेवजह प्रयास है, लेकिन प्रयास करना तो उनका हक है, तो उनको करना चाहिए, मेरा यही मानना है। और जहाँ तक अभी जो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, तो मेरे उनसे कुछ चंद सवाल हैं कि जो मारे जा रहे हैं वो अपराधी केवल मुसलमान और ब्राह्मण ही हैं या उनके अलावा भी कोई और हैं? क्योंकि हमें तो और कोई एनकाउंटर होता दिखता नहीं है। वहीं रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के मुकदमे जो हैं आपकी सरकार वापस लेने की तैयारी में है। बहुत से नाम है, धनंजय सिंह, अभय सिंह, ब्रजेश सिंह, इन लोगों पे कब कार्रवाई होगी, इनके बारे में कुछ बताएंगे। और जब खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन में खड़े होकर ये ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि ब्राह्मणों पे ही अत्याचार क्यों हो रहा है इस सरकार में, और ये हमारा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक का कहना है, जो उनका जो लेटर था उन्होंने जो दिया था वो भी सबको पता ही है, सबके समक्ष है। तो अगर ऐसा हो रहा है, वहीं इन्हीं की सरकार से नाराज होकर इन्हीं के 200 विधायक जो हैं धरने पर बैठ गए थे, तो कहीं ना कहीं नाराजगी पब्लिक में भी है इनके खिलाफ, और वही नाराजगी उन विधायकों को मजबूरन बैठना पड़ा था क्योंकि वो नाराजगी पब्लिक की है। अब क्योंकि पब्लिक जागरूक है, जैसा मैंने पहले भी कहा, जागरूक है और उससे चीजें नजर आ रही हैं। अब इन धर्म और जाति से हट के आगे राजनीति होगी, काम की होगी कि आपने कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने योजना। मेजर साहब, इसके आगे का सवाल है, ये तो आप भी कह रहे हैं, ये बीएसपी ने भी कहा, ये पिछले चुनावों में भी कहा गया कि जनता नाराज है, इनकी पार्टी में अंदरूनी खींचतान है।
लेकिन उसको कन्वर्ट आप अपनी तरफ कैसे करेंगे? नहीं तो लेकिन क्योंकि आपके आज तक देखिए आज तक कभी सत्ता पक्ष के विधायक कभी धरने पे नहीं बैठे। नहीं, वो उनकी नाराज, आपकी बात मान ली मैंने, नहीं बैठते। मैं उसमें एफएन बट नहीं लगा रहा हूँ, गुंजाइशें बहुत है लेकिन मैं उसमें नहीं लगा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो नाराज हैं, जनता नाराज है, गुस्से में है, अपराध बढ़ रहा है, इसको कन्वर्ट अपनी तरफ कैसे करेंगे ये सवाल है। क्योंकि मायावती वो पूरे प्रयास में लगी हुई है और आप दोनों को अलग अलग ही लड़ना है, अब तो ये भी क्लियर है। देखिए मैंने कहा कि भाई देखिए हर एक राजनीतिक दल को अपने प्रयास, और भी हैं, कांग्रेस है और भी चंद छोटी पार्टियां, वो भी प्रयास कर रहे होंगे, सभी प्रयास करेंगे। ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खूबी है कि वो हर एक व्यक्ति प्रयास करेगा और अपने अपने तरीके से करेगा। कोई सिर्फ राम मंदिर का ही सहारा लेने की कोशिश करेगा, कोई अपने काम बताएगा कि ये हॉस्पिटल, ये इतने हॉस्पिटल, ये इतनी सड़कें, इतनी फैक्ट्रियां, ये हम ये बताएंगे। अब जी तो अपने अपने बताने की चीजें अपने अपने तरीके से हर कोई प्रयास करेगा। ठीक है, 15 सेकंड ठीक है। वीरेंद्र जी इंतजार कर रहे हैं। मनीष जी छोटा थोड़ा सा। राजा भैया के ऊपर मुकदमा उठाने की प्रक्रिया श्री अखिलेश यादव जी ने शुरू किया था, एक जानकारी इनको दे दें। दूसरा, अभय सिंह इनके पार्टी के विधायक रहे हैं, इनके पार्टी के आज भी मेंबर है। आशीष जी थोड़ा सज्जन आदमी है और अभी भी राजनीति में आए, मुझे लगता है या तो इनको जानकारी नहीं है अभय सिंह के बारे में, इनके पार्टी के विधायक रहे, अभी भी मेंबर है, अभी 2017 का चुनाव इनकी पार्टी के सिंबल से लड़े हैं और उनको ये कह रहे हैं वो अपराधी हैं। अखिलेश जी को बताइए कि इतने अपराधियों को क्यों रखा है? मैंने ये नहीं कहा था कि मेरी पार्टी का हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कभी ये नहीं कहा मनीष जी, ये मेरी सोच नहीं है कि अगर मेरी पार्टी का हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो। यह भारतीय जनता पार्टी की सोच होगी। मैंने तो सवाल ये किया था कि इन लोगों पे कार्रवाई कब होगी, आपने वो नहीं बताया। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा अतीत में क्यों चले जाते हैं? आप लोग, आपकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो तो भगवान को कोस रही है हमारी इकोनॉमी के लिए, और आपके मोदी जी हमेशा नेहरू पे चले जाते हैं। अरे भाई, आदमी आज भूखा प्यासा मर रहा है, उसके लिए नेहरू और वीरेंद्र सिंह थोड़ी ना जिम्मेदार है। सत्ता में आप बैठे हैं, आप बताइए कार्रवाई कब होगी? मेरी पार्टी का है तो क्या हुआ, या इस पार्टी में रहा है तो क्या हुआ? कार्रवाई कब होगी ये बताइए। आपने ये नहीं बताया, प्लीज ये बताइए। ठीक है, अब राममोहन जी जी वीरेंद्र जी बोल सकते हैं। आप मुझे बताइए इन लोगों पे कार्रवाई कब होगी? मनीष जी सवाल से मत बचिए, भागिए मत। मैंने देखा, एक सेकंड रुक जाइए, वीरेंद्र जी की बात आ जाने दीजिए। बहुत देर से सब्र के साथ सुन रहे हैं आप सभी को। हॉर्लिक्स पीजिए और जवाब दीजिए। एक सेकंड, वीरेंद्र जी अपनी बात रख रहे हैं। शुक्ला जी मैं लौट के आ जाऊंगा दोनों के पास, आपके पास। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अपने पूर्व विधायक और अपने पूर्व प्रत्याशी को गिरफ्तार करने की मांग की है। ये आप ब्रेकिंग चला सकते हैं, आपके पास ब्रेकिंग न्यूज है ये? वो थोड़ा सा ओहो, मांग की है नहीं की है, इधर उधर क्यों सनसनी फैलाना छोड़ दो भाई। जो कार्रवाई पूछी गई है वो जवाब दो मनीष जी, सनसनी मत फैलाइए। उसके लिए आपके बहुत चैनल है, वो सब देख रहे हैं। आपसे जो पूछा गया है उसका जवाब दीजिए। ठीक है, वीरेंद्र जी से उत्तर लेता हूं मैं एक बात का। वीरेंद्र जी आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं, बता पाएंगे, फिर मैं आता हूं। वीरेंद्र जी बोलिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जाति और धर्म को देख करके जब सरकारों के द्वारा फैसले लिए जाएंगे और कार्रवाइयां होंगी तो प्रश्न उठना लाजमी है, वो प्रश्न उठेगा ही। और जिस तरीके की ये सरकार जाति और धर्म को देख करके अपने फैसले ले रही है, वो जनता अच्छी तरीके से देख रही है और रिएक्ट भी कर रही है। आज सवाल इस बात का है कि जब बुनकरों की समस्या को लेकर के जब कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा आवाज उठाई जाती है तो उनके ऊपर कानून की धाराओं में उनके मुकदमे ला दिए जाते हैं और तमाम तंजीमों के जो नेता हैं उनके खिलाफ भी जो है मुकदमे यहाँ जो है कि लगाए जाते हैं। सरकार इस स्थिति में है कि वो कोई अपनी आवाज न उठाए, आवाज को दबाना चाहती है और जनता की आवाज को रोकना चाहती है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में फैसले जनता की अदालत में होता है। अब वो समय आ रहा है कि जनता इसका जवाब देगी। लोगों को काम नहीं है, लोगों को नरेगा में पहचान करके जाति और धर्म के आधार पर मनरेगा में काम दिया जा रहा है। गांव स्तर पर यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा हुई है। कोरोना पेंडेमिक के जरिए
जो सरकार के द्वारा जो राहत सामग्री बांटी गई है वो भी जाति और धर्म के आधार पर पहचान करके बांटी गई है। तो आपके कार्यकर्ता अब पीछे पीछे यही तलाशते रहते हैं क्या? और इसकी जांच होनी चाहिए। और आपके कार्यकर्ता यही तलाशते रहते हैं गांव-गांव में क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कि किसकी जाति क्या थी, किसको मिल गया पैकेट, किसको नहीं मिला। सरकार के द्वारा जब काम होगा तो प्रश्न उठेगा, जनता जवाब मांगेगी और इनकी दमनकारी नीतियों को जवाब जो है जनता धैर्य के साथ इसको सह रही है, इसका जवाब समय आने पर देगी। ठीक, इस मुगालते में न रहे लोग जी, ठीक है। धर्म के नाम पर हम दो धर्मों को बांट करके हम जो है राजनीति की रोटी सेक लेंगे। अब जनता काम मांग रही है, तो ये जनता को भूख है, ये सजा के उसके प्लेटफॉर्म बच्चे तो आप भी विरोधी मिला दल रहे देते हैं, हैं। पढ़ाई नहीं चालू हो हाजी रही हसन है, अहमद साहब, एक आखिरी कमेंट आपसे। का इलाज नहीं हो ये रहा है, तश्तरी में सजा के सारी चीजें प्लेटफॉर्म तो विरोधी दल देते हैं। अब मायावती अगर प्लेटफॉर्म देंगी तो फिर बैटिंग करने वाले बैटिंग करेंगे। आप कि ये सब सजा के एक लगता है कि जैसे कि स्टेप बाय स्टेप सजा के दिया जा रहा है कि इस पे अब अभी तक अगर ये नहीं चल पा रहा है एजेंडा, अब अभी तक जो चलता रहा था तो उसकी फील्डिंग सजाई जा रही है। लेकिन अभी जैसे कि मेजर साहब ने बताया कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो मनीष जी का ये कहना कि आप मांग कीजिए, तो क्या सिर्फ एक वर्ग विशेष के खिलाफ ही कार्रवाई बिना मांग की होती है या बाकी सब सारा का सारा पैनल मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और आप CTV पे ब्रेकिंग चलाइए, आप ये सहमत कह रहे हैं कि मुसलमान ही नहीं जितने भी अपराधी हैं जिस दल के भी हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाती है। जब वो बोल रहे थे तो आप जी उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए या फिर सिर्फ एक वर्ग विशेष। क्या आजम खान मुसलमान है इसलिए सिर्फ उनके ऊपर बकरी चोरी, गधा चोरी, कुत्ता चोरी, बिल्ली चोरी के भी मुकदमे लगे हुए हैं? अरे हाजी हसन अहमद साहब फिर आजम खान पे आ गए। वो दर्ज कराने वाले भी तो मुसलमान हैं, वो दूसरी जाति के लोग हैं क्या? बिल्कुल, लेकिन दूसरे धर्म के लोग हैं। तो उन जिसकी बकरी चोरी हो गई वो मुस्लिम नहीं रहा क्या? आजम खान बड़े मुसलमान हो जाएंगे। धर्म में भी कब चलता है क्या? रहा है कि वो क्या था जिसका थाने के अंदर कुर्ता फाड़ कर पिटाई की जा रही है, वो क्या है? तो ये कौन सा राज हो गया है? जिन्होंने FIR दर्ज कराई वो गरीब मुसलमान और गरीब दलित हैं। चलिए न हाजी हसन बोलेंगे उनके साथ। तो गरीबी और अमीरी का भी मुद्दा होगा, धर्म का भी मुद्दा होगा, जाति का भी मुद्दा होगा और इसके साथ साथ विकास की बातें भी होंगी। सारी इन्हीं चीजों के आसपास चुनाव कहीं होगा। सारी राजनीतिक दल इसी के आसपास कहीं कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही।